नमस्कार आदाब, मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और इन दिनों हम पढ़ रहे हैं आपके लिए मेरी फिल्मी आत्मकथा, जो कि बलराज साहनी की आत्मकथा है, फिल्मी आत्मकथा। पार्ट 10। लड़ाई के जमाने में प्रसिद्ध कलाकारों और संस्थाओं को भी अंग्रेज सरकार फिल्म बनाने के लिए लाइसेंस दे दिया करती थी। लड़ाई की हिमायत करने वालों को तो वो आर्थिक सहायता भी देती थी, लेकिन निर्माता प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने से डरते थे क्योंकि जनता उन्हें पसंद नहीं करती थी। सिर्फ न्यू थिएटर्स की इस किस्म की एक फिल्म माय सिस्टर सफल हुई थी, वो भी सहगल के अभिनय के कारण। उदय शंकर और साधना बोस आदि ने भी लाइसेंस देकर फिल्में बनाई थीं। एक लाइसेंस रफीक अनवर को भी मिला था, जिन्होंने बुद्ध भगवान के जीवन पर एक साधारण सा नृत्य नाट्य लंदन में पेश किया था। उन दिनों वो मेरे साथ बीबीसी में काम किया करते थे। रफीक के लाइसेंस पर आखिर चेतन आनंद को नीचा नगर फिल्म बनाने का मौका मिला, पर इस शर्त पर कि हीरो खुद रफीक होंगे। उस हालत में चेतन को मुझे हीरो बनाने का शौक छोड़ना पड़ा और दम्मो मेरे बिना फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं हुई। सो चेतन हीरोइन के लिए लाहौर से एक नई लड़की लाए जिसका नाम था कामिनी कौशल। उन्होंने ऐसा कमाल का अभिनय किया कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही उनकी धूम मच गई। उस दौर में कृष्णचंद्र ने भी एक फिल्म बनाई अपने नाटक सराय के बाहर के आधार पर। खुद ही उसका निर्देशन भी किया। प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के एक उपासक ने आज़ादी नामक एक आदर्शवादी फिल्म बनाने के लिए अपनी सारी पूंजी उनके कदमों में लाकर रख दी। इन सभी उदाहरणों से अच्छा सबूत और क्या हो सकता है कि फिल्मी इतिहास के उस मोड़ पर हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को उच्च स्तर की फिल्में बनाने के लिए सहूलतों की कमी नहीं थी, बल्कि सहूलतें खुद उनके कदमों में आ रही थीं। अगर उनका फ़ायदा उठाने की योग्यता उनमें होती तो आज हिंदी फिल्मों का स्तर कुछ और ही होता। पर उस वर्ग ने न फिल्म के माध्यम की विशेष आवश्यकताओं को समझने की कोशिश की और न ही अपने व्यक्तिगत जीवन को किसी सीमा में रखा। उनकी बनाई हर फिल्म ने जनता की आशाओं पर पानी फेर दिया। सिर्फ यही नहीं, वो लोग अपनी गलत हरकतों के कारण उतने ही बदनाम हुए जितना कि वो अपनी कहानियों में फिल्मी सेठों को करते थे। आज जब भी मैं अपने बुद्धिजीवी मित्रों को जनता के घटिया स्तर और निर्माताओं की जाहिलाना किस्म की मांगों को दोष देते हुए पाता हूँ तो मेरा मन रोष से भर जाता है, क्योंकि मैंने अच्छे से अच्छे अवसरों को बर्बाद होते अपनी आंखों के सामने देखा है। अब्बास और साठे की हिम्मत से इप्टा को भी एक फिल्म बनाने का लाइसेंस मिला, जिसके फलस्वरूप धरती के लाल बनी, जो मेरे फिल्मी जीवन का पहला महत्वपूर्ण अनुभव था। धरती के लाल की सारी योजना ख्वाजा अहमद अब्बास ने खुद बनाई थी। वो ही उसके लेखक और निर्देशक थे। इप्टा रंगमंच के 3 प्रमुख प्रांतों के निर्देशकों को सहयोगी निर्देशक नियुक्त किया गया था। बंगाल से शंभू मित्रा, महाराष्ट्र से वसंत गुप्ते और बंबई से मैं। बंगाल के अकाल से संबंधित 3 पुस्तकें उन दिनों शाहकार मानी जाती थीं। बिजौन भट्टाचार्य के 2 नाटक जबानबंदी और नबान और कृष्णचंद्र का काव्यमय उपन्यास अन्नदाता। इन तीनों पुस्तकों को फिल्म का आधार बनाया गया। पर जब अब्बास ने पटकथा की पहली रूपरेखा तैयार की तो उसे देखकर बहुत से साथियों को, खासकर मुझे और शंभू मित्रा को, बहुत निराशा हुई। अब्बास के नाटकों का मैं जितना प्रशंसक रहा हूं, उनकी फिल्मों का उतना ही कड़ा आलोचक भी हूं। फिल्म निर्माण की जो परिभाषा अब्बास ने अपने दिमाग में बैठाई है, वो शांताराम की तकनीक की तरह बिल्कुल गैर फिल्मी, फरसूदा और गलत है। अब्बास कथावस्तु के हर अंग को सहज स्वाभाविक ढंग से उभारने के बजाय चटपटे संवादों, प्रतीकात्मक अलंकारों और चौंकाने के मोह में पड़कर उसे बनावटी बना देते हैं। उनका आशय बहुत अच्छा और प्रगतिशील होता है, पर नतीजा बोरियत पैदा करने के सिवा और कुछ भी नहीं होता। दर्शक उनकी फिल्मों में अपने आप को खो नहीं पाता। वो ऐसा महसूस करता है जैसे अब्बास उसकी गर्दन पकड़कर उसका मनोरंजन करवा रहे हैं। किसी न किसी हद तक हिंदी फिल्मों के सभी निर्माता इस रोग का शिकार हैं। वो उस अनाड़ी किस्म की माँ की तरह हैं जो रो रहे बच्चे को खिलौने देकर ही चुप कराना जानती है। मिर्च मसाला लगाए बिना केवल कहानी द्वारा जनता को पकड़कर रखने की खूबी इन्होंने सीखी ही नहीं है। हॉलीवुड के फिल्मकारों की खूबी यह है कि वो झूठ को भी सच बनाकर पेश करते हैं, पर हमारे फिल्मकारों के हाथों में सच भी झूठ लगने लगता है। तकनीक का दिल भरकर दिखावा किए बिना उन्हें संतोष नहीं होता। अब्बास ने जो पटकथा लिखी थी उसमें पर्ल एसबक की गुड अर्थ, स्टाइनबेक की ग्रेप्स ऑफ रॉथ आदि फिल्मों और पता नहीं कहाँ कहाँ का मसाला लाकर घुसेड़ दिया था।
जैसे उन्हें बिजॉन भट्टाचार्य और कृष्णचंद्र की रचनाओं पर पूरा भरोसा ही न रहा हो। अजीब सी खिचड़ी पकाई गई थी उस पटकथा में। शंभु मित्रा और मैं यथार्थवादी तकनीक का अधिक ज्ञान रखते थे। बने बनाए रास्तों पर चलने से हमें चिढ़ थी, पर एक बात हम भी भूल गए थे, वो ये कि बंगाल का अकाल कोई मनोरंजक घटना नहीं थी और फिल्म में मनोरंजन जनता की पहली मांग होती है। अब्बास यथार्थ के रास्ते पर कदम उठाने से डर रहे थे, पर हम थे कि एक की जगह 10-10 कदम एक साथ उठाना चाहते थे। उस समय ज़रूरत थी एक दूसरे के दृष्टिकोण को धीरज से समझने की, एक साझा दृष्टिकोण उभारने की जो सबको पसंद हो। पर ऐसा धीरज उम्र के तजुर्बे से ही आता है। हम पढ़े लिखे बेशक थे, पर तजुर्बे की हम में कमी थी। बहस करते हुए हम आपस में लड़ने लगते, दूसरे का दिल जीतने के बजाय अपनी जीत चाहते। अब्बास का दावा था कि वो फिल्म कला को हमसे ज़्यादा अच्छी तरह समझते थे। हमें इस बात का अभिमान था कि हम जनता के कलाकार थे, इनकलाबी थे और अपने उसूलों से बेइंसाफ़ी होती हुई नहीं देख सकते थे। कम्युनिस्ट पार्टी हमारे पीछे थी, जिसके सहयोग के बिना फिल्म का बनना संभव नहीं था। फिर हम क्यों ना उछल उछल कर अब्बास की नाक में नकेल डालते। धरती के लाल फिल्म का निर्माण इप्टा की योजना थी और इप्टा में बंगाली कलाकारों का पक्ष सबसे भारी और मजबूत था। अकाल पीड़ितों के बारे में उनसे ज़्यादा अच्छी और कौन जानकारी दे सकता था, पर मुश्किल ये थी कि उनमें से किसी को भी हिंदी अच्छी तरह नहीं आती थी। वो अपनी बात न समझा पाते। बहसें और रिहर्सलें भी इतनी लंबी हो जाती कि कई बार शूटिंग के दौरान कैमरा और अन्य कर्मचारी प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। कभी अब्बास झल्लाई हुई हालत में स्टूडियो से बाहर निकल जाते और हम उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे जाते। कभी हम नाराज़ हो जाते और अब्बास को मिन्नतें करके हमें मनाना पड़ता। शूटिंग के दौरान ऐसे तमाशे आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महंगे पड़ते हैं, पर इस बात की मेरे जैसे सहयोगी निर्देशकों को न जानकारी थी न परवाह। पर इसके बावजूद कश्ती मझधार ही में न डूब गई तो इसका एकमात्र कारण था इप्टा और कम्युनिस्ट पार्टी का अदृश्य अनुशासन, जो हर मेंबर को सीमा में रखता था। आज जहां मैं एक तरफ अब्बास की फिल्मी गुमराहियों की और भी सख्त आलोचना करना चाहता हूं, वहां उनकी अद्वितीय सहनशीलता और दोस्ती निभाने की योग्यता की भी दाद दिए बिना नहीं रह सकता। बम्बई में कलाकारों की पंक्ति में खड़े होने की जगह मुझे अब्बास ने ही दिलाई थी और बदले में मैं उनकी दाढ़ी उखाड़ने में लग गया था, पर अब्बास के मुंह से कभी हाय नहीं निकली थी। हमारी शूटिंग श्री साउंड स्टूडियो में होती थी। उसके संचालक रजनीकांत पांडे बहुत बढ़िया कैमरामैन थे और उनके छोटे भाई चंद्रकांत पांडे साउंड रिकॉर्डिंग में अद्वितीय माने जाते थे। जिस फिल्म में गानों की रिकॉर्डिंग चंद्रकांत पांडे के हाथों और शूटिंग साउंड स्टूडियो में न हुई हो, वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटरों की नज़रों में परवान नहीं चढ़ती थी। कहानीकारों, संगीतकारों और फिल्म स्टारों, निर्माताओं और निर्देशकों का दिन रात वहाँ जमघट लगा रहता था। इतने बड़े स्टूडियो का इप्टा जैसी एक गरीब संस्था को अपने यहाँ शूटिंग करने देना अब्बास के ही रसूख का करिश्मा था। हमें हमेशा ये डर लगा रहता था कि हमारी नित्य प्रति की बहसों, झगड़ों और अनाड़ीपन से तंग आकर स्टूडियो वाले कहीं वहाँ से हमारा बिस्तरा ही गोल न कर दें। पर धीरे धीरे पता चला कि हम उनकी नज़रों में नीचे नहीं बल्कि ऊंचे उठ रहे थे, क्योंकि हमारे झगड़े व्यक्तिगत नहीं होते थे। उन बहसों और झगड़ों द्वारा हम सभी फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे। चाहे कितने भी झगड़े हुए हों, अंत में हम फिर एक होकर काम में लग जाते थे। बंगाल से आए हुए व्यक्ति अब्बास के 2 कमरों के फ्लैट में रह रहे थे। कई बार हम भी वहाँ जाकर शरण लेते, खासकर जब दिन के समय दूर चलें और रात के समय धरती के लाल की शूटिंग होती। उन दिनों रात की शूटिंग का बोलबाला था। किसी कलाकार का दिन रात शूटिंग करना उसकी बड़ाई की निशानी थी। एक बार हम भी लगातार 4 दिन और 4 रातें सो नहीं सके थे। अब्बास का परिवार मेहमानों की भीड़ भाड़ में किस परेशानी में समय काट रहा था, उसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। फिल्म जब आधी से ज़्यादा बन गई तो स्टूडियो के छोटे से प्रोजेक्शन थिएटर में उसके रश प्रिंट दिखाए गए। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक महेश कौल भी वहाँ चुपचाप आकर बैठ गए थे। जब बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक अनोखा प्रभाव था। कहने लगे, फिल्मों में से मेरा विश्वास उठता जा रहा था, पर आप नौजवानों ने उसे फिर से कायम कर दिया है। राज कपूर भी उस समय उनके पास खड़े थे। तब वो अभी फिल्म कलाकार के रूप में उभरे नहीं थे। केदार शर्मा के साथ सहायक के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने भी फिल्म की भरपूर प्रशंसा की। शायद धरती के लाल से प्रभावित होकर ही महेश कौल ने खुद एक यथार्थवादी फिल्म बनानी शुरू की। उसका नाम था काशीनाथ।
धरती के लाल की हीरोइन तृप्ति भादुड़ी को, जो कि बाद में तृप्ति मित्रा बनी, उन्होंने उस फिल्म में हीरोइन बनाया और राज कपूर को हीरो। काशीनाथ भी अविस्मरणीय फिल्म बनी थी। हम में से कोई भी इस हैसियत का मालिक नहीं था कि कार में बैठकर स्टूडियो जाता। फिर भी रजनीकांत पांडे से लेकर स्टूडियो के छोटे से कर्मचारी तक हमारा बहुत आदर करते थे। अपना काम छोड़कर भी हमारी फरमाइशें पूरी करते थे। उनकी नज़र में हम देश सेवा का काम कर रहे थे और इसलिए महान थे। व्यक्तिवाद के कीटाणुओं से भरे पूरे वातावरण में हमारे समूहवाद ने स्वस्थ सी सुंदरता पैदा कर दी थी। बहुत सी छोटी छोटी घटनाओं से इसका सबूत मिलता है जो मुझे कभी नहीं भूलेंगी। उदाहरण के लिए, एक रात हम कहानी के मुख्य पात्र प्रधान मंडल के कलकत्ते की सड़कों पर भूख से सिसक सिसक कर प्राण देने की शूटिंग कर रहे थे। दृश्य कुछ इस तरह का था। बूढ़े किसान का शरीर बुखार से तप रहा है। उसकी बूढ़ी पत्नी यानी उषा सेन गुप्ता, बड़ा लड़का यानी मैं, छोटा लड़का यानी अनवर, बड़ी पुत्रवधू यानी कि दम्मो, छोटी पुत्रवधू तृप्ति भादुड़ी और गांव के कुछ और बदनसीब लोग उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। बेहोशी की हालत में बूढ़े किसान को अपनी फसलें याद आती हैं, धान की झूमती हुई फसलें, और वो अपने बेटों को दरातियां लेकर जाने को कहता है। काटो, जोर से काटो, वो हंसता हुआ कह रहा है, जैसे पेड़ पर खड़ा कटाई का नजारा देख रहा हो। कितना धान, कितना ढेर सारा धान, और वो मर जाता है। फुटपाथ पर सड़क का सेट स्टूडियो के अंदर ही लगा हुआ था। पहले कैमरा दूर रखकर लॉन्ग शॉट में पूरे दृश्य की शूटिंग की गई। इसके लिए लाइटिंग ठीक करने में 3-4 घंटे लगे, पर शूटिंग करते समय सहायक निर्देशकों या कैमरा विभाग की लापरवाही के कारण फुटपाथ पर लगे हुए बिजली के खंभों की रोशनियां जलाई न गईं। इस गलती का एहसास तब हुआ जब क्लोजअप के लिए कैमरा बूढ़े किसान के निकट लाया गया। अब क्या किया जाए? तब तक स्टूडियो की सभी बत्तियां बुझाई जा चुकी थीं। अंधेरी रात में बूढ़े किसान के चेहरे पर रोशनी डालने का बहाना एकमात्र वो बिजली के खंभे की रोशनी ही थी, जो कि लॉन्ग शॉट में जलाई नहीं गई थी। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और एक दूसरे को दोष देने लगे। पहला शॉट अगर दोबारा लिया जाता तो लाइटिंग ठीक करने में फिर 3-4 घंटे लग जाते और फिर शिफ्ट बर्बाद हो जाती। तभी लाइटिंग विभाग के एक मजदूर ने सुझाव पेश किया कि शुरू में किसान के क्लोजअप को अंधेरा रखा जाए, फिर जब वो बोल रहा हो उसके चेहरे पर दूर से आ रही किसी मोटर की बत्ती की रोशनी डाली जाए, और ज्यों-ज्यों वो बेहोशी के आवेश में आता जाए रोशनी बढ़ती जाए। आखिर उसके मरते ही शॉट कट करके किसी और कोण से दिखाया जाए कि इधर किसान का परिवार रोता कुरलाता हुआ उसकी लाश पर गिर पड़ता है और उधर एक चमकती हुई मोटर जैसे उनकी मुसीबत पर हंसती हुई बिल्कुल पास से गुजर जाती है। ये सुझाव सुनकर हम सब आश्चर्यचकित रह गए। अब्बास, शंभू, गुप्ते, मैं, कैमरामैन कपाड़िया सब अश अश कर उठे। बुद्धिजीवियों की गलती से पैदा हुई अड़चन को एक अनपढ़ मजदूर ने कला में बदल दिया था। धरती के लाल का संगीत रविशंकर ने दिया था। अभी जिस दृश्य का जिक्र हुआ उसके पीछे उन्होंने केवल एक बांसुरी की आवाज भरी, जैसे मरने के बाद किसान की आत्मा सचमुच अपने खेत की ओर उड़कर चली गई हो। इस प्रकार फिल्म का वो एक अत्यंत मार्मिक दृश्य बन गया था। और ये दृश्य एक साधारण मजदूर की देन थी, उस वर्ग के व्यक्ति की जो शूटिंग के समय किसी सफेद पोश से बात करने का साहस भी नहीं कर सकता। सलाह मशवरा देना तो दूर की बात है, हम भी मुंह में जबान रखते हैं। काश पूछो कि मुद्दा क्या है। हमारे यूनिट में झूठी शान और पैसे के अहंकार का अभाव देखकर ही उस मजदूर को मुंह खोलने का साहस हुआ था। सच तो यह है कि प्रोलेटारियन समझबूझ रखने वाले मजदूर हमारी फिल्म को अपना ही समझने लगे थे। कम्युनिस्ट पार्टी, ट्रेड यूनियनों और किसान सभाओं के कहने पर सैकड़ों किसान, मजदूर, स्त्रियां, मर्द और बच्चे छोटे छोटे रोल करने के लिए बिना पैसे लिए ही इंडोर और आउटडोर शूटिंग में शामिल हुआ करते थे। भूखे पीड़ित लोगों के गांव छोड़कर शहर जाने वाले दृश्य में हजारों किसानों ने भाग लिया। सुबह 4 बजे से इप्टा की बंगाली लड़कियों ने गांव की मराठी बहनों को बंगाली ढंग से धोती पहनना सिखाना शुरू कर दिया था। 4 दिन तक कापड़ने गांव के किसानों ने हमें न केवल खेतों में उधम मचाने की आज़ादी दे रखी थी, बल्कि मेहमानों की तरह हमें खिलाया पिलाया भी। पर अफसोस, इप्टा के आम मेंबरों ने जो आशाएं इस फिल्म पर लगाई थीं, वो इप्टा के नेताओं के आपसी झगड़ों और नातजुर्बेकारी के कारण मिट्टी में मिल गईं।
हमारे आपसी भेदभाव अंदर ही अंदर बढ़ रहे थे। अवसरवादियों ने अपने स्वार्थों की खातिर हमारे इर्द गिर्द टोलियां बांधना शुरू कर दी थीं। छोटे मोटे फिल्मी कामों में भी रोज का हजारों रुपए का लेन देन होता था। ये बात भी कमजोर चरित्र वाले कॉमरेडों की गिरावट का कारण बनी। जो काम इतने चाव से शुरू किया गया था वो अंत में सबके लिए सिरदर्द बनकर रह गया। अब्बास जल्दी जल्दी एडिटिंग खत्म करके लाहौर चले गए, जहां उन्हें एक और फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। उनके जाने के बाद धरती के लाल फिल्म लावारिस बनी डिब्बों में पड़ी रही। कोई नहीं जानता कि आगे क्या करना है। आखिर जिस दिन फिल्म रिलीज हुई उसी दिन शहर में सांप्रदायिक फसाद शुरू हो गए। कर्फ्यू लग गया। फिल्म बनाना भी फसल पैदा करने की तरह है। किस्मत के साथ जुआ खेलने वाली बात होती है। किसी भी पड़ाव पर और किसी भी कारण से 3 काने हो जाते हैं। फसाद तो ज़्यादा देर तक ना रहे, पर लोगों के दिलों में डर बना रहा और सिनेमा हॉल खाली रहे। उन दिनों जो फिल्में रिलीज हुई थीं सब फेल हो गईं। पर व्यापारिक असफलता के बावजूद धरती के लाल कलात्मक दृष्टि से बढ़िया फिल्म थी। जिसने भी उसे देखा प्रशंसा किए बिना न रह सका। अपने देश से कहीं ज़्यादा उसकी प्रशंसा विदेशों में हुई। इंग्लैंड की प्रसिद्ध ग्रंथमाला पेंगुइन ने अपने एक अंक में उसे फिल्म इतिहास में एक महत्वपूर्ण फिल्म कहा। पूरे सोवियत यूनियन में ये फिल्म दिखाई गई और कई देशों ने अपनी फिल्म लाइब्रेरियों में उसे स्थान दिया। बेशक धरती के लाल में खामियों की भरमार थी, पर कई खूबियां भी ऐसी थीं जो अन्य फिल्मों में बहुत कम देखने में आई थीं। जिस बड़े पैमाने पर किसान मजदूरों ने उसमें मुफ्त भाग लिया था वो किसी अमीर से अमीर निर्माता की भी शक्ति से बाहर की बात थी। फिल्म के एक एक दृश्य में सच्चाई, दयानतदारी और मानवीय भावनाएं झलकती थीं। एक निर्माता ने फिल्म देखकर मुझसे कहा था, आप लोगों ने तो यथार्थवाद में रूसियों को भी मात कर दिया है। बिमल रॉय ने 2 बीघा जमीन और सत्यजीत राय ने पथेर पांचाली में वही रास्ता अपनाया जिसके कांटे धरती के लाल ने साफ किए थे। पर अफसोस खुद अब्बास ने वो रास्ता छोड़ दिया। उसके बाद अब्बास ने कितनी ही फिल्में बनाई, पर उनमें शायद ही कोई धरती के लाल का मुकाबला कर सकती है। और उतनी इज्जत भी अब्बास को किसी और फिल्म द्वारा नहीं मिली जितनी इस फिल्म द्वारा मिली थी। जिस हद तक हम मिलकर चले, धरती के लाल एक सफल प्रयोग रहा। अगर हमारे अंदर धीरज होता, नम्रता होती, एक दूसरे के प्रति सम्मान होता, सच्चे सहयोग का ज्ञान होता, तो धरती के लाल न केवल एक शाहकार फिल्म बनती, बल्कि हम एक ऐसी संस्था भी कायम कर सकते थे जो भविष्य में देश कल्याण की फिल्में बनाती रहती। पर यह बात हमारी किस्मत में नहीं लिखी हुई थी।